हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शेखावत लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। दोस्तों, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के 2 वीडियो जो हैं वो बना चुका हूं। ये तीसरा पार्ट है, तो उन 2 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष है? पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष है? तो ऑप्शन देखिए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर या पेंजिया। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, टेथिस सागर। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेश हैं, तो उसमें जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये 2 तो हैं टेथिस सागर के अवशेष, और ये अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये 2 हैं गोंडवाना लैंड के प्रदेश या भाग या अवशेष। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश है जो निर्मित है। पूर्वी मैदानी प्रदेश एक नदी बेसिन प्रदेश है जो निर्मित है। ऑप्शन देखिए, सिंधु नदी द्वारा निर्मित, गंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित, रावी व व्यास नदियों द्वारा निर्मित या सतलज, रावी और व्यास नदियों द्वारा निर्मित। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आएगा सेकंड नंबर का, गंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित। दोस्तों, पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है ये नदी बेसिन प्रदेश है जिसका निर्माण गंगा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में विस्तारित है? पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग में फैला हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन देखिए, 23%, 21%, 39% या 40%। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, 23%। कईयों पर 23.3% भी दिया हुआ है दोस्तों, तो 23% होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन है 23%, 21%, 39% या 40%। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, 39%। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में अवस्थित है? पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में अवस्थित है? ऑप्शन देखिए, 10 जिलों में, 12 जिलों में, 14 जिलों में या 16 जिलों में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आएगा 12 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की 12मासी नदी है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की 12मासी जो पूरे वर्ष भर बहती रहती है, उस नदी का नाम बताना है। ऑप्शन है चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या काली सिंध नदी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का ढाल है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल है। ऑप्शन देखिए, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर या पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, पूर्व की ओर। दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल पूर्व दिशा में है। यही कारण है कि यहाँ बहने वाली सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बह करके और बंगाल की खाड़ी में ले जाकर के अपना जल डालती है। लेकिन एक अपवाद है, केवल माही नदी जो है ना, इस प्रदेश में बहने वाली माही नदी जो है, ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में कुओं द्वारा अधिक सिंचाई होती है? किस भौगोलिक प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है? ऑप्शन है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोस्तों, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर कुओं द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपभाग नहीं है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपभाग नहीं है। ऑप्शन देखिए, चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन, माही नदी बेसिन या काली सिंध नदी बेसिन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है काली सिंध नदी बेसिन, 4 नंबर का। दोस्तों, काली सिंध नदी बेसिन जो है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपभाग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान के मानचित्र की सहायता से मैं आपको पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ। ये आपके सामने मानचित्र है। इस मानचित्र में राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार किन किन जिलों में है, उन जिलों के नाम पीले रंग में लिखे हुए हैं।
ठीक है ना। तो जिनके नाम पीले रंग में लिखे हुए हैं वो जिले जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कुल 12 जिले आते हैं जिनका क्षेत्रफल है 23%। कई कई गाइडों में दोस्तों 23.3% भी दिया हुआ है। फिर यहाँ इस प्रदेश में कुल जो जनसंख्या का प्रतिशत है या कुल जनसंख्या जो निवास करती है वो है 39%। दोस्तों कई गाइडों के अंदर 40% भी दिया हुआ है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फिर देखिए अब जिलों की जो 12 जिले आते हैं उन जिलों के नाम देखिए आप, ऊपर से शुरुआत कर दो। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 तो मत्स्य वाले जिले हो गए। फिर आ गया जयपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर, फिर भीलवाड़ा और फिर नीचे दक्षिण वाले जिले आ गए 3, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ये जो 12 जिले हैं ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर शामिल हैं। अब देखिए दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश का रिकॉल, ठीक है ना, क्या क्या डिटेल इसके अंदर आपने पढ़ी है उसका टोटल जो है अधिगम करना है। पहली बात देखिए, यह मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला की पूर्व में स्थित है जो 33 सागर का अवशेष है। 2 प्रश्न बन गए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है ये अरावली पर्वतमाला की किस दिशा में स्थित है, तो पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। दूसरी बात, ये किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है, ठीक है। फिर देखिए यह मैदान पश्चिम से पूर्व 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को विभाजित करती है। फिर है यह मैदान नदी बेसिन प्रदेश है जो गंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। पूर्वी मैदानी प्रदेश एक नदी बेसिन प्रदेश है जिसका निर्माण किससे हुआ है, गंगा और यमुना नदियों के द्वारा हुआ है। फिर है पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के 23% क्षेत्रफल में विस्तृत है तथा यहाँ राजस्थान के लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। फिर आगे देखिए, यह मैदानी प्रदेश राजस्थान के 12 जिलों में अवस्थित है। इस मैदानी क्षेत्र में राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा आदि जिले आते हैं, ठीक है। फिर है पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को फिर 3 उपभागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है चंबल बेसिन, फिर है बनास बेसिन और फिर है माई बेसिन। आगे इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश के किस उपभाग में खाद्र पाए जाते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश के किस उपभाग में खाद्र पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन, माही नदी बेसिन या काली सिंध नदी बेसिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, चंबल नदी बेसिन। चंबल नदी बेसिन जो है इसके अंदर खाद्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश के किस उपभाग में डांग पाए जाते हैं। डांग जो क्षेत्र है वो किस उपभाग में पाया जाता है पूर्वी मैदान के। ऑप्शन देखिए, चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन, माही नदी बेसिन या काली सिंध नदी बेसिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, चंबल नदी बेसिन। दोस्तों चंबल जो बेसिन है उस बेसिन के अंदर डांग प्रदेश पाया जाता है, डांग क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल बेसिन में गहरी खड्ड युक्त बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में कहते हैं। चंबल बेसिन में गहरी खड्ड युक्त बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ऑप्शन है खादर, बांगर, खड़ीन या धरियन। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबल बेसिन में उबड़ खाबड़ भूमियाँ कहलाती हैं। चंबल बेसिन में उबड़ खाबड़ भूमियाँ क्या कहलाती हैं। ऑप्शन है खादर, बांगर, खड़ीन या डांग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, डांग। अगला क्वेश्चन देखिए, डांग क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में अवस्थित है। डांग क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में अवस्थित है। ऑप्शन है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या धौलपुर, करौली या अलवर, भरतपुर, धौलपुर या कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा फर्स्ट नंबर का, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये जो जिले हैं इन जिलों को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है डांग क्षेत्र डाकुओं की शरण स्थली के रूप में फेमस रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश का कौन सा उपभाग
बाणगंगा तथा यमुना नदी तंत्र के बीच जल विभाजक के रूप में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन देख लो, चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन, माही नदी बेसिन, काली सिंध नदी बेसिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, चंबल नदी बेसिन। दोस्तों चंबल नदी बेसिन ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का वह उपभाग है जो बाणगंगा तथा यमुना नदी तंत्र के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, चंबल बेसिन के बारे में पूरी जानकारी, अभी जो आपने क्वेश्चन देखे उनका यहाँ पर समझना है, उनको याद करना है। देखिए, चंबल नदी तथा उसकी सहायक नदियों बनास, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी आदि द्वारा निर्मित मैदानी भाग चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चंबल बेसिन का मतलब क्या हुआ, चंबल नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो निर्मित भाग है, मैदानी भाग है, उसको किस नाम से जानते हैं, चंबल बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, चंबल नदी की सहायक नदियों के नाम याद रखने हैं। तो ये लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, बनारस नहीं है, बनास है। तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, बनास, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। फिर आगे देखिए, इस बेसिन का कुल क्षेत्र लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है जो बीहड़ों से प्रभावित है। याद रखना, किस बेसिन का क्षेत्रफल जो है वो बीहड़ों से प्रभावित है, तो चंबल बेसिन आएगा, और इसका कुल क्षेत्रफल है 4500 वर्ग किलोमीटर। फिर है, यह बेसिन राजस्थान में कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तथा भरतपुर जिलों में विस्तृत है। याद रखना, ये चंबल बेसिन का विस्तार क्षेत्र है। फिर देखिए, इसमें बाढ़ के मैदान, नदी कगार, बीहड़, गार्ज, जलप्रपात व अंतः सरिता आदि स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई भी नाम दे करके पूछा जा सकता है कि निम्न स्थलाकृति किस बेसिन की प्रमुख विशेषता है या किस बेसिन में पाई जाती है। ठीक है ना, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि जो बाढ़ के मैदान हैं, नदी कगार है, बीहड़ है, गार्ज है, जलप्रपात है, अंतः सरिता है, ये जो स्थलाकृतियाँ हैं ये सब के सब कहाँ पाई जाती हैं, चंबल बेसिन के अंदर या चंबल नदी के मैदान के अंदर पाई जाती हैं। फिर है, यहाँ 5 से 30 मीटर गहराई वाले बीहड़ों को स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है। खादर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 5 से 30 मीटर गहराई वाले बीहड़ हैं, बीहड़ भूमि है, उसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में खादर। फिर है, यहाँ उबड़ खाबड़ भूमियाँ यानी अनियमित पहाड़ियाँ, उबड़ खाबड़ भूमियाँ का मतलब अनियमित पहाड़ियाँ हैं जिन्हें डांग कहा जाता है, जो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में पाया जाता है। और डांग क्षेत्र डाकुओं की शरण स्थली रहा है, ये आपको पता ही है दोस्तों। तो इस प्रदेश में जो उबड़ खाबड़ भूमियाँ हैं यानी अनियमित पहाड़ियाँ, उनको डांग कहा जाता है। और डांग क्षेत्र में शामिल जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि डांग क्षेत्र डाकुओं की शरण स्थली रहा है। पहले के ज़माने में जो है डाकू इसी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते थे। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे रे। अगला क्वेश्चन देखिए, छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है। छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है। ऑप्शन है, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन या बाणगंगा बेसिन। दोस्तों लिखने में मिसप्रिंट हो गया, ये बाणगंगा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, माही बेसिन। माही बेसिन यानी माही नदी के मैदानी प्रदेश में चंबल छप्पन का मैदान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी बेसिन को छप्पन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी बेसिन को छप्पन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन या बाणगंगा बेसिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा माही बेसिन। माही बेसिन को छप्पन बेसिन या छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांठल किस नदी बेसिन में स्थित है। ऑप्शन है, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन या बाणगंगा बेसिन। दोस्तों ये बाणगंगा लिखा हुआ, लिखने में मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, माही बेसिन। कांठल जो है ये माही बेसिन के अंदर स्थित है, माही नदी के मैदान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बागड़ या वागड़
किस नदी बेसिन में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन देखिए, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन या बाणगंगा बेसिन। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, माही बेसिन। दोस्तों माही नदी का जो मैदान है वहाँ पर क्या है, बागड़ या वागड़ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पर में नहीं आएगा बल्कि और या वह आएगा। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में बहुत बार आ चुका दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए, कांठल, छप्पन का मैदान, उपरमाल या बागड़। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, छप्पन का मैदान। अगला क्वेश्चन देखिए, माही नदी के पास वाले प्रतापगढ़ के भूभाग को कहा जाता है? माही नदी के पास वाले प्रतापगढ़ के भूभाग को कहा जाता है? ऑप्शन है कांठल, छप्पन का मैदान, उपरमाल या बागड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, कांठल। अगला क्वेश्चन देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को कहा जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, कांठल, छप्पन का मैदान, मेवल या बागड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मेवल, 3 नंबर का। दोस्तों इसको मेवल भी बोलते हैं और इसको देवलिया भी बोलते हैं। ये 2 प्रश्न बन गए दोस्तों। डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच का जो भूभाग उसको छप्पन का मैदान कहते हैं और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है उसको मेवल कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पहाड़ी भूभाग तथा विच्छेदित भाग को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, कांठल, छप्पन का मैदान, मेवल या बागड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बागड़। दोस्तों 2 शब्द हैं, एक है बांगड़ और एक है बागड़। तो पहले बागड़ देखिए आप, बागड़ को वागड़ भी बोलते हैं। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, याद रखना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको स्थानीय भाषा में बागड़ या वागड़ कहते हैं, ठीक है। जबकि बांगड़ जो है, बांगड़ किसको कहते हैं, बांगड़ प्रदेश किसको कहते हैं? ये अरावली पर्वत और पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का भाग है जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर और नागौर जिलों के अंदर विस्तृत है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, टोटल रिकॉल देखिए, माही बेसिन, माही बेसिन के बारे में टोटल जानकारी देखिए। छप्पन का मैदान के नाम से प्रसिद्ध इस मैदान का निर्माण माही नदी तथा इसकी सहायक नदियों सोम, जाखम, अनार, चाप तथा बादर आदि द्वारा हुआ है। दोस्तों याद रखना, माही बेसिन का दूसरा नाम क्या है? छप्पन का मैदान। और माही बेसिन का मतलब क्या है? माही नदी और उसकी जो सहायक नदी हैं उनके द्वारा निर्मित जो मैदानी प्रदेश उसको बोलते हैं माही बेसिन या माही नदी का मैदान, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माही नदी की सहायक नदियाँ, ये ना पूछी जा सकती हैं, एग्जाम में पूछी हुई है कि माही नदियों की सहायक नदियाँ कौन सी हैं या कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन दे देते, उसमें 3 के नाम दे दिए, एक का नहीं दिया, ठीक है ना। कैसे भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सोम, जाखम, अनार, चाप तथा बादर, ये माही नदी की क्या है? सहायक नदी हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में, याद रखना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, यहाँ पर ये माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। फिर है माही नदी के आसपास के प्रतापगढ़ के भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है, याद रखना, कांठल किसे कहते हैं स्थानीय भाषा में? तो माही नदी के आसपास प्रतापगढ़ का जो भूभाग है उसको क्या बोलते हैं? कांठल बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 ग्राम समूह स्थित है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 ग्राम समूह स्थित है, इसलिए इस भूभाग को क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। याद रखना, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। तो इसका नाम छप्पन का मैदान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 56 ग्राम समूह स्थित थे। फिर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को मेवल या देवलिया कहा जाता है। याद रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? मेवल या देवलिया। तो दोस्तों 3 बातें होगी, एक कांठल, एक छप्पन का मैदान, एक मेवल या देवलिया और एक हो गया बागड़ या वागड़। ये 4 चीज़ें होगी, इन चारों को अच्छी तरह से रट लेना, एग्जाम में इनमें एक जरूर आता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी बेसिन को पीडमांट मैदान के नाम से जाना जाता है? किस नदी बेसिन को पीडमांट मैदान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन देखिए, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन या बाणगंगा बेसिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का, बनास बेसिन। देखिए दोस्तों, बनास बेसिन के बारे में जानकारी, इस मैदान को बनास बाणगंगा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। बनास बेसिन या बनास नदी के मैदान जो इसका दूसरा नाम क्या है? बनास बाणगंगा बेसिन। ठीक है, इस मैदानी भाग का निर्माण बाणगंगा और बनास और उसकी सहायक नदियों बेड़च, कोठारी, खारी, मोरेल आदि द्वारा हुआ है। याद रखना, बनास बेसिन का निर्माण किन से हुआ है? बाणगंगा और बनास नदियों से, प्लस बनास और उसकी सहायक नदियां जो है ना बेड़च, कोठारी, खारी और मोरेल, इनसे निर्मित है बनास बेसिन। तो याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बनास नदियों की सहायक नदियों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से बनास नदी की सहायक नदी है, 3 नहीं देंगे, 1 दे देंगे, या निम्न में से बनास नदी की सहायक नदी नहीं है तो 3 के नाम दे देंगे, 1 का नहीं देंगे। तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये नाम पता होने चाहिए। फिर है, इस मैदान के उच्च भूभाग टीलेनुमा है, जिसके कारण इसे पीडमाट मैदान भी कहा जाता है। याद रखना, बनास बेसिन का दूसरा नाम क्या है? पीडमाट मैदान, क्योंकि इस मैदान के उच्च भूभाग क्या हैं? टीलेनुमा है। ठीक है, इस मैदान की औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है और इस मैदानी भाग का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। याद रखना, बनास बेसिन का ढाल किस दिशा में है? उत्तर पूर्व की ओर है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने लिखा है वैसा ही आए, कैसे भी आ सकता है। लेकिन अगर ये मैटर आपके याद है तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका धन्यवाद। बाकी इसके पहले के 2 पार्ट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।